नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस और डिफेंस की गलियारी, फिर चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण खबर आ रही है LCA तेजस को लेकर। जैसे कि आप सभी मानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होना बेहद जरूरी है डिफेंस की फील्ड में, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके और जल्द से जल्द नए नए हथियार और नए नए फाइटर एयरक्राफ्ट बना सके, और ऐसे ही अब होता दिख रहा है। दरअसल गोदरेज एरोस्पेस ने घोषणा की है कि उनकी कंपनी ने LCA तेजस के लिए निर्मित एक्ट्यूएटर्स का 28 मई 2020 को सभी ऊंचाइयों की परिचालन गति के साथ सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब उन्हें ADA और HAL द्वारा उत्पादन की मंजूरी भी दे दी गई है। एक्ट्यूएटर्स मूल रूप से ADA और DRDO के द्वारा डिजाइन और निर्मित किए गए थे, लेकिन जैसे ही उत्पादन में वृद्धि हुई तो ये निर्णय लिया गया कि गोदरेज एरोस्पेस जैसी निजी रक्षा क्षेत्र की कंपनी इनका निर्माण कार्य संभालेंगी। राज्य की स्वामित्व वाली कंपनी HAL पहले तेजस के लड़ाकू जेट के निर्माण में निजी कंपनियों की भागीदारी को काफी बढ़ा रही है, और उत्पादन में प्रवेश करने पर LCA तेजस MK1 और MK1A के लिए महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स बनाने के लिए पहले से ही निजी कंपनियों से बात हो रही है। L&T LCA के लिए पंखों के आगे के फ्यूजलेज का निर्माण करेगी, वेम टेक्नोलॉजी सेंटर के फ्यूजलेज पर काम करेगी और अल्फा डो का रियल फ्यूजलेज को बना रही है। यानी कि कुल मिलाकर ये जो निजी कंपनियां जो स्वदेशी रूप से बनाई गई हैं, वो अब फाइटर जेट्स के प्रोडक्शन के कार्य को तेजी से करने में लगी हुई है, और ये भारत सरकार का बेहद अहम कदम माना जा सकता है, जिसकी वजह से अब उत्पादन श्रृंखला यानी कि प्रोडक्शन लाइन जल्द से जल्द बन पाएंगी और जल्द से जल्द हमें नए फाइटर जेट्स मिल पाएंगे। अगली खबर की बात करते हैं तो ITBP को लेकर आ रही है। भारत चीन सीमा के बीच जारी गतिरोध में प्रधानमंत्री का जो अचानक लद्दाख दौरा हुआ था, उसको लेकर सभी लोग हैरान हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के प्रमुख SS देसवाल ने कहा कि PM मोदी का दौरा नीमू में दिए गए उनके भाषण से सीमा पर खड़े जवानों के मनोबल को ऊंचा कर दिया है। देसवाल ने कहा कि देश के राष्ट्रीय नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व, सेना और जवान सब देश के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा और सभी सेनाओं का मनोबल, चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो या ITBP, सभी का मनोबल हाई है। देसवाल ने कहा कि सीमा पर जवानों ने पहले से ही देश की सुरक्षा के लिए बलिदान दिया है और वे भविष्य में भी अपना जीवन देश को समर्पित करने को तैयार हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। LAC पर चीन के साथ जारी तनाव पर भारत ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने पहले ही अपने युद्धक विमानों को सीमा के पास एयरबेस पर तैनात कर दिया था। अब एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI और MiG-29 विमानों के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर भी सीमा पर उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय सेना चीनी सीमा पर एयर ऑपरेशन कर रही है। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत चीन को संदेश दे चुका है कि किसी भी मामले में थोड़ा सा भी समझौता नहीं किया जाएगा। LAC पर तैनात स्क्वाड्रन लीडर ने कहा कि सभी बेस पर भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है और किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा जोश हमेशा हाई रहता है और आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए वो तैयार रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं, जो कि आपने मुझसे कल भी पूछा था कि क्या इजराइल ने वाकई में F-35 विमान से हमला किया था ईरान के परमाणु ठिकाने पर। आपको बता दें कि इजराइल ने जोरदार साइबर हमला करके ईरान के परमाणु ठिकानों में 2 विस्फोट करा दिए। इनमें से एक यूरेनियम संवर्धन केंद्र है और दूसरा मिसाइल निर्माण केंद्र। यही नहीं, इजराइल ने अपने घातक F-35 जेट से ईरान के पर्चिन इलाके में मिसाइल निर्माण स्थल पर धावा बोल दिया और उसे बर्बाद कर दिया। कुवैती अखबार अल जरीदा की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना पिछले सप्ताह हुई। अखबार में ये बताया गया कि इजराइल के साइबर हमले से ईरान के परमाणु संवर्धन केंद्र में आग लग गई और विस्फोट हुआ। ये पूरा का पूरा सेंटर जमीन के अंदर ईरान ने बनाया था। सूत्रों के मुताबिक इस इजरायली हमले के बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब 2 महीने पीछे चला गया है। आपको बता दें कि इन दोनों हमले की इजराइल ने पुष्टि नहीं की। इससे पहले भी ऐसी रिपोर्ट आई थी कि ईरान ने अप्रैल महीने में इजराइल के पानी के सप्लाई को हैक करने की कोशिश की थी। ईरान के इस हमले को इजराइल के साइबर डिफेंस ने असफल कर दिया था। अगर ईरान अपने इस प्रयास में सफल हो जाता तो पानी के अंदर क्लोरीन की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ जाती, जो कि पूरे देश में पानी का संकट खड़ा कर देती। यानी कि बात सच है कि इजराइल ने अपने F-35 और साइबर अटैक के जरिए ईरान के परमाणु संवर्धन केंद्रों पर अटैक किया है। दोस्तों यहाँ अगली खबर की बात करते हैं, वो आ रही है भारत के स्वदेशी रूप से बनाए गए इंडिजिनियस अटैक डिफेंस सिस्टम्स को लेकर। भारत ने हाल के दिनों में चीन, पाकिस्तान और अन्य ऐसे देशों से खतरे का मुकाबला करने के लिए कई स्वदेशी मिसाइलों और हमले और रक्षा प्रणालियों को विकसित किया है। भारत का स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश भारत की हमले और रक्षा प्रणाली में सबसे मार्वल मिसाइलों में से एक है। DRDO के द्वारा विकसित ये मिसाइल 30 किलोमीटर दूर और 18,000 मीटर की ऊंचाई पर विमान को निशाना बनाने में सक्षम है और लड़ाकू जेट, क्रूज मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइलों और यहाँ तक कि बैलिस्टिक जैसी हवाई लक्ष्यों को भी बेअसर करती है। इस मिसाइल के सेंटर में इंडियन राजेंद्र
PESA रडार प्रणाली है जो 3D लक्ष्य का पता लगाती है। यही नहीं, भारत का जो रक्षा तोपखाना है वो स्वदेशी रूप से विकसित भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ये मुख्य रूप से भारत द्वारा चीन और पाकिस्तान से बैलिस्टिक मिसाइल खतरों से रोकने में और उन्हें विफल करने के लिए विकसित की गई है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक डबल टायर प्रणाली है जो कि एक पृथ्वी वायु रक्षा मिसाइल है जो भारत को लगभग 5000 किलोमीटर दूरी से किसी भी हवाई लक्ष्य को बाधित करने में मदद करती है, जबकि दूसरा एडवांस एयर डिफेंस एक कम तीव्रता वाली इंटरसेप्टर मिसाइल है जो अवरोधन कर सकती है और आने वाली मिसाइल को 30 किलोमीटर दूर तक ही उसे तबाह कर देती है। भारत ने इसे अपने एलीट मिसाइल के वर्ग में शामिल किया है। आपको बता दें कि इस तरीके की सुरक्षा प्रणाली भारत के अलावा केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और इजराइल के पास है। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल जो कि बेहतरीन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इस मिसाइल को जैसे कि आप सभी को पता है पनडुब्बी जहाज विमान जमीन से लॉन्च करने में ये सक्षम है। ये दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइलों में से है। भारत ब्रह्मोस 2 को भी विकसित कर रहा है, उस पर काम कर रहा है और आने वाले समय में भारत की हवाई हमले की क्षमता और बढ़ जाएगी। वहीं बात करते हैं अग्नि 5 की, तो जो कि 5500 किलोमीटर लंबी दूरी की मिसाइल है जो करीबन 1500 किलोग्राम का वारहेड और परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम है। DRDO द्वारा विकसित ये मिसाइल एक निर्देशित लंबी दूरी की मिसाइल है जिसमें रिंग लेजर, जायरोस्कोप और एक नेविगेशन प्रणाली लगी है। इसे बहुत अधिक गति से यात्रा करने के बावजूद भी सटीकता प्राप्त है। मिसाइल को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसे सड़क या रेल के द्वारा ले जाया जा सकता है। हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हल्के लड़ाकू विमान तेजस को भी अपने बेड़े में शामिल किया। तेजस जिसे ADA और HAL ने बनाया है, ये विमान विजुअल रेंज और बियॉन्ड विजुअल रेंज से हवा में मिसाइल फायर करने में सक्षम है। यह हवा से जमीन पर मार करने वाली गाइडेड मिसाइलों और बमों को दागने की क्षमता रखता है। इसके अलावा भारतीय सेना ने स्वदेशी टैंक भी विकसित किए हैं जैसे अर्जुन मार्क 2 टैंक। DRDO सेना के लिए कई रॉकेट लॉन्चर भी विकसित कर रही है जिनमें से पिनाका भी है जिसकी सीमा 40 से 65 किलोमीटर है। ये रॉकेट प्रणाली 44 सेकंड में 3.2 वर्ग किलोमीटर से अधिक के लक्ष्य को नष्ट करते हुए 12 रॉकेट दाग सकता है। यानी कि आप कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि भारत ने अपने स्वदेशी एयर डिफेंस को काफी मजबूत किया है और इन पर लगातार कार्य चल रहा है जो कहीं न कहीं भारत के दुश्मन देशों के खिलाफ भारत का एक वार होगा। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वार है गोरखा सैनिकों को लेकर। दोस्तों पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए और जम्मू और कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाते हुए अब भारत की जो रिटायर्ड गोरखा हैं उनको वहां पर डोमिसाइल मिलना शुरू हो गया है। पिछले एक सप्ताह के बाद जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करना शुरू कर दिया है जिनमें से 6600 अधिक आवेदकों जिनमें से गोरखा समुदाय के रिटायर्ड सैनिक और अधिकारी हैं उनको ये दिया गया है जो कि उन्हें दस्तावेज खरीदने और केंद्र सरकार में नौकरियों के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। 5900 से अधिक प्रमाण पत्र पहले से जारी किए हैं। कश्मीर में लगभग 700 प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं जिनमें से सभी गोरखा अधिकारी हैं। दोस्तों यहाँ पर अब आप समझ सकते हैं कि जो बात उठाई जाती थी कि क्या हम लोग वहाँ पर जमीन खरीद सकते हैं या वहाँ यानी कि जम्मू और कश्मीर में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन दे सकते हैं या नहीं, ये सारी बातें अब धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं और अब गोरखा समुदाय को वहाँ पर बसाया जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं पहले भी जुड़े थे जम्मू और कश्मीर से। अब उनको ये डोमिसाइल मिलना आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है पाकिस्तान के लिए जो कि हर बार अपनी नापाक हरकतों के लिए जाना जाता है। अगली खबर की बात करते हैं तो नेपाल को लेकर आ रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने इस्तीफा के बढ़ते दबाव के बीच आर्मी चीफ जनरल पूर्णचंद थापा के साथ एक इमरजेंसी बैठक की है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ओली अब सेना के सहारे नेपाल की सत्ता को चलाने की तैयारी में है। बता दें कि सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सह-अध्यक्ष और ओली के कट्टर विरोधी पुष्प कमल दहल प्रचंड ने उन पर कई आरोप लगाए हैं और ये आरोप भी उन्होंने लगाया। प्रचंड ने कुछ दिनों पहले ही दावा किया था कि PM ओली खुद की कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ओली प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए नेपाली सेना का सहारा ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि PM ओली सत्ता में बने रहने के लिए पाकिस्तान, अफगान या बांग्लादेशी मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके के प्रयास नेपाल में सफल नहीं हो सकते। आपको बता दें कि नेपाल की राजनीति में अगले 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस दौरान ये फैसला हो जाएगा कि प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली इस्तीफा देंगे या फिर पार्टी 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगी। अगली खबर की बात करते हैं तो POK को लेकर आ रही है। पाकिस्तान ने LOC पर पुंछ से लगते POK के इलाके में भारी संख्या में अपने सैनिकों की तैनाती की है। POK में कोटली, रावलकोट, विम्भर, बाग, मुजफ्फराबाद सहित कई स्थानों पर अतिरिक्त बटालियन उन्होंने तैनात की है। LOC से सटे इलाके में पाकिस्तान ने अपनी ताकत का इजाफा 2 गुना कर दिया है। सूत्रों के अनुसार गलवान घाटी की घटना के बाद पाकिस्तान ने POK के कोटली में तैनात अपने ब्रिगेड के साथ 28 PR यानी कि पाकिस्तान रेजिमेंट और 40 RT को तैनात किया है। इसके अलावा रावलकोट में तैनात 2 ब्रिगेड के साथ 9 PR, विम्भर में तैनात 4 ब्रिगेड के साथ 15 लाइट इन्फेंट्री को लगाया है। बाग में तैनात 6 ब्रिगेड के साथ 22 PR और 10 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री और बाग में ही
5 ब्रिगेड के साथ 21 सिंह रेजिमेंट को भी तैनात किया गया है। सूत्रों के अनुसार गलवान घाटी की घटना के बाद पीओके में हलचल पाकिस्तान की बढ़ गई है। इसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के उस पार रात भर बत्तियां बुझाकर पाकिस्तानी सेना के वाहनों की मूवमेंट की खबर है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों के जमावड़े में चीन की भी शाह है। वो दो तरफा भारत को घेरने की मंशा रखता है। इस वजह से उसने एलओसी के पास सैन्य जमावड़ा बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को उकसाया है। तनाव के बीच पाकिस्तान एलओसी पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश भी कर सकता है। तो दोस्तों ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।